नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नोट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यूपी टेट और सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत तरह से चर्चा करेंगे। अगर हमारे जो भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक भी प्रश्न मिस ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश जो अधिकतर प्रैक्टिस सेट ही का व्याख्यात्मक सहित प्रश्नों के उत्तर हैं, इनको मैं आपको बताना चाहूँगा। प्राथमिक स्तर की जो कि वैकेंसियाँ आने वाली हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला हमारा क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ। पहला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उन्हें अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले या उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो इसका ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया बेहतर करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना अति आवश्यक है। इसलिए ऐसा स्थान जहां उनके अनुभवों इसलिए पहला आंसर हमारा सही होगा, जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बच्चे उस वातावरण में आसानी से सीख सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए होगा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले तो उस वातावरण में बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ना कि उन्हें खेलने का मौका मिले, ये भी गलत है, उन्हें मित्र बनाने का मौका, ये भी गलत है, और कड़ा अनुशासन में भी बच्चे नहीं सीख सकते हैं। उनके अनुभवों के और भावनाओं को उचित स्थान मिले। दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह किसका उदाहरण है? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण प्रेक्षण अधिगम कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार यानी कि जो शिक्षक की पाबंदी है वो क्या है? एक व्यवहार है। तो किसके द्वारा सीखता है? जो है प्रेक्षण अधिगम के द्वारा। इसलिए राइट आंसर हमारा वी सही होगा, प्रेक्षण अधिगम के द्वारा सीखता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? सघन अभ्यास करना चाहिए, सघन अभ्यास होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, या सभी पाठों की व्यवस्थित रूप होना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत है और ये भी गलत है, और सघन अभ्यास भी गलत है, क्योंकि समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है उसके निदान के बाद जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। इसमें विद्यार्थियों के संपूर्ण ज्ञान का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। यानी कि जो भी कमियां रह जाती हैं उनको दोबारा निदान के बाद उनके समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए और उनके संपूर्ण ज्ञान की पुनरीक्षण या पुनः निरीक्षण किया जा सकता है कि उन्होंने जो गलतियाँ थी वो दोबारा कैसा किया या क्या किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह किसमें इंगित करता है? वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, यह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एक शिक्षक के द्वारा बच्चे की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यानी छोटी गलती हो जाए बच्चे से तो वह क्रोध प्रकट करता है, बार बार उसे डांटें, तो यह किसमें इंगित करता है? वह बच्चे को
बच्चे का जो है शुभचिंतक है, ये गलत है। उसे ज्ञान की कमी है, ये भी गलत है। वह कुंठित है, नाराज है, ये भी गलत है। यह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, क्योंकि बच्चे की छोटी छोटी गलती पर अध्यापक द्वारा क्रोध प्रकट करना अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यवहार अपनाए जाने वाला शिक्षक संवेदनात्मक रूप से असंतुलित होता है। उस शिक्षक में समायोजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो छोटी छोटी गलतियों से बच्चों से नाराज हो जाता है, तो उसमें जो समायोजन की क्षमता है संवेदनात्मक रूप से, वह असंतुलित है। इसलिए राइट आंसर हमारा डी होगा। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक देखें। इस तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेट की हिंदी, संस्कृत, मैथ सारी वीडियोस आपके लिए लगातार प्रतिदिन लाता रहूँगा। और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। NCF 2005 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। संवैधानिक संशोधन है। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संतुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 यानी कि NCF 2005 के संबंध में जो दस्तावेज है जिसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NCERT राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान NCERT के द्वारा किया गया है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यक संतुतियाँ भी करता है। इसलिए राइट आंसर हमारा बी सही होगा। मित्रों, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ, इसमें डॉट डॉट लिखा है, की और संकेत करती हैं, की और संकेत करती हैं। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां, त्रुटियां उनके कार्य प्रणाली को बताती हैं, उनके कार्य प्रणाली को बताती हैं कि विद्यार्थी कोई कार्य किस प्रकार कर रहा है तथा उसने कार्य को करने के लिए किस प्रकार का अधिगम का सहारा लिया है। यानी कि तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर में हम आपको बताना चाहेंगे कि राइट आंसर वे किस प्रकार कैसे सीखते हैं, यानी कि किस प्रकार का अधिगम यानी कि कैसे सीखते हैं। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, यानी शिक्षार्थियों का सामाजिक स्तर पर भी गलत होगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर भी गलत होगा, सीखने की अनुपस्थिति पर भी गलत होगा। यानी कहा गया है किस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया, यानी कि किस प्रकार सीखा है उन्होंने। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ इस ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि वे किस प्रकार सीखते हैं। आंसर नंबर इसका हमारा उत्तर नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह 100 और ठीक है वाज नेकुलर या अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो अक्षरों के हेर फेर से शब्दों को न पहचान पाना एक प्रकार का विकार है। यानी कि जो बच्चा अक्षरों के हेर फेर में शब्दों को न पहचान पाना एक प्रकार का विकार है, जिसे जम्बलिंग विकार कहा जाता है, जिसे जम्बलिंग विकार कहा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ये सही होगा, जम्बलिंग विकार। डिसलेक्सिया भी गलत है। तो ये जम्बलिंग विकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रश्नों में आया है और ये प्रैक्टिस सेट ही है। अगला हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी भाषा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम
जब हम बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति जब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा वी। राइट आंसर वी। उनकी प्रगति को नियमित रूप से जांचें नहीं, बच्चों को नियमित रूप से गृहकार्य दें नहीं, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां भी आयोजित करें नहीं। उसमें क्या होगा, बच्चों की प्रगति के नियमित रूप से जांचने के साथ साथ उनके सुधारात्मक कदम भी उठाएं, यानी कि जो गलतियां हों उनको सही करने का प्रयास भी करें, प्रयत्न भी करें। इसलिए राइट आंसर वी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोएलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी कोएलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास भी कर सकता है। तो क्या है, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस कठोर निर्देशन को देखकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। इसमें कोएलबर्ग क्या है, नैतिक विकास के सिद्धांत, यानी कि जहाँ पर नैतिक मूल्यों का विकास करता है तो नैतिक मूल्यों पर ही, इसलिए आंसर हमारा ये सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोएलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक मूल्यों के विकास करने के लिए बच्चों को उनके मुद्दों में ही सहभागिता को प्राथमिकता देता है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित होना चाहिए, या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वो थक जाते हैं, तो अतिरिक्त समय तो नहीं हो सकता है, अलग से संचालित भी नहीं हो सकता है, और ना ही प्रत्येक विषय के साथ हो सकता है। इसलिए सप्ताह में एक बार सैटरडे को होना चाहिए। किसी भी दिन मान लो, XYZ जरूरी है सैटरडे को ही, किसी दिन भी एक सप्ताह में एक बार अवश्य होना चाहिए, जिससे पुस्तकों से हटकर अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य होना चाहिए, जिससे उनके शिक्षा के प्रति रोचकता भी बढ़ेगी और समायोजन क्षमता का विकास भी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण, तो लिखना जो है, लिखना हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। लिखना क्या है, अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। चढ़ना अलग है, दौड़ना अलग है और खुदकना अलग है, लेकिन लिखना जो है अधिगम प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसलिए राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे, कुंठाग्रस्त, यानी कि बालक के चिंतित और कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए कि उसके साथ मिलकर समायोजित करें तथा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करें। यानी कि उसके साथ स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करें। क्यों, ये हमारा राइट रहेगा। मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, ये भी गलत है क्योंकि वो 4वीं क्लास में पढ़ रहा है और विद्यालय का है। ना ही उसके अभिभावक के पास शिकायत करें, उसे भाग्य पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। राइट आंसर सी हमारा, उसे परामर्शदाता के रूप में उसकी भूमिका का निर्वाह करें। यानी कि उसे पता करना चाहिए कि उसमें क्यों वो दुखी रहता है, क्या कमी है, शिक्षक को ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो इसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। यानी कि बुद्धि लब्धांक क्या होता है, बुद्धि लब्धांक के लिए एक सूत्र आता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि शारीरिक आयु, यानी कि मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु या शारीरिक आयु इंटू 100। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, मानसिक आयु क्या है, बच्चे की मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु 12 है, मानसिक आयु 12 है और शारीरिक आयु कितनी है, 10 है, और इसका गुणा 100 से कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 100 इंटू 120, तो इसलिए राइट आंसर हमारा 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहीं से भी आ जाए बुद्धि लब्धांक के लिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला क्वेश्चन है 14वां। मित्रों 30 क्वेश्चन के लिए जो बाल विकास के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपके लिए अगली ऐसी वीडियो लगातार लाते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा, समेकित शिक्षा इंगित करती है, यानी कि क्या कहती है समेकित शिक्षा, सभी बच्चों में एक
समान शिक्षण विधि, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से बच्चों के लिए एक ही पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न बच्चों के लिए योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि सामान्य यानी कि जो सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि नहीं होगी। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, यानी कि एक ही स्कूल होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर समेकित शिक्षा की संस्तुति की गई, जिसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत अलग अलग बुद्धि लब्ध वाले बाल एक साथ ही एक विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। उनमें उनके सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा। कब ये प्रक्रिया लागू हुई? 2005 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसलिए राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कब कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है आदर्श के रूप में बर्ताव कर। आदर्श के रूप में बर्ताव कर, यानी कि शिक्षक आदर्शवादी व्यवहार को अपनाकर शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, क्योंकि बालक शिक्षकों के व्यवहार का ही अनुकरण करते हैं। अनुशासन भी गलत है, महान व्यक्तियों के बारे में बताकर गलत है, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर भी गलत हो गए। यानी कि एक आदर्श रूप में बर्ताव कर, अच्छा व्यवहार बर्ताव कर ही कर सकता है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वीरता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? किसी भी कार्यक्रम में विशेष लिंगी के पक्ष में अपनी गतिविधि या कार्य करना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो क्या कहता है? एक इसमें कह दिया लड़कियों को ही वीरता देता है, यानी कि तो इसमें क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि इसमें लैंगिक लड़का लड़कियों में भेद हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। प्रगति चिंतन भी नहीं, प्रयोजनात्मक उपागम नहीं, वैश्विक प्रवृत्तियाँ नहीं, लैंगिक, यानी कि जहाँ लड़का लड़कियों को वो आ जाए वहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यानी निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास का सिद्धांत क्या है? यह निरंतर चलने, ये भी गलत है हमारा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतःसंबंध में संबंधित नहीं है, ये भी गलत है, होती हैं। यह विकास क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतःसंबंधित नहीं है, ये भी गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये सही है, क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत है। यानी विकास क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक होती है। शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक होती है। इसमें बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु व्यक्तित्व भिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति का होता है। यानी कि इसलिए कहा गया सभी की विकास दर वो समान नहीं होती, इसलिए राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। यानी कि बच्चे अगर सोने लग रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण विधि बदल दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, ... पक्ष में आता है, किस में आता है? व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गति क्षेत्र में आता है, इसलिए राइट आंसर ए है। यानी कि करके सीखना क्या आता है? सीखने की गति क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन 20वां है हमारा, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से जानने के लिए बालकों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि व्यवहार को जाने बिना अधिगम प्रक्रिया नहीं चल सकती। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राय शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, इसलिए राइट आंसर हमारा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन 21वां, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो अंतर का कारण क्या हो सकता है? यानी कि विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अधिगम शैलियों में अंतर होता है। यानी कि अपनाई गई, जो आंसर हमारा वी होगा, शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारधारा। यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारधारा। शिक्षार्थियों का सामाजिक प्रक्रिया भी गलत है, पारिवारिक आर्थिक ये भी गलत है, पालन पोषण। यानी कि जो सीखने की शैलियाँ हैं, अपनाई गई विचारधारा या नीति, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 22वां,
कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, बच्चों में भाषा कौशल के विकास का क्रम इस प्रकार होता है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, सुनने के बाद में बोलते हैं, बोलते के बाद में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में ही लिखते हैं। छोटे बच्चों क्या, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। इसलिए राइट आंसर ए, ये सब गलत। अगला क्वेश्चन है 23वां। मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अंत तक अवश्य देखें, साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। अगला क्वेश्चन है 23वां। मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव व्यक्तिगत परिणाम क्या है, आनुवंशिकता तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसलिए राइट आंसर हमारा सी होगा। केवल आनुवंशिकता का नहीं, पालन भी नहीं और वातावरण का नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, यानी कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चों की आयु 2 से 7 वर्ष में आते हैं। यानी कि 5 साल में एडमिशन होता है, 2 से 7 वर्ष की आयु में। तो इस आयु वर्ग के बच्चों को मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। यानी कि मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या चाहिए। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भिन्नता के कारण शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में विविध शैलियों तथा अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। विविध शैलियों तथा अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए राइट आंसर हमारा डी होगा। सीखने की विविध अनुभवों और को उपलब्ध करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 26वां। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। यानी सामाजिकरण का तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन की क्षमता का विकास करना। यानी कि इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन का विकास करना। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो प्राथमिक स्तर के लिए के शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है, धैर्य बना के रखना। धैर्य, यानी कि धैर्य और लगन के साथ में, छोटे बच्चों को धैर्य और लगन के साथ में, उन पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, मेहनत से पढ़ाना चाहिए और धैर्य के साथ में। ठीक है, इसलिए पढ़ाने की उत्सुकता भी गलत है, उच्च मानक से ये भी गलत है, और शिक्षण विधियों की क्षमता के विषय में ये भी गलत है। धैर्य और लगन के साथ में पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय सबसे अच्छा है। छोटे बच्चों को मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है 29वां। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के प्रथम चरण संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष में बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। बालक क्या करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए संवेदी प्रेरक चरण है। ठीक है, आंसर नंबर 1 होगा हमारा संवेदी प्रेरक चरण। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक अवश्य जो है साथ ही साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी भाषा के जो प्रैक्टिस सेट है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका में होना चाहिए, सुगमकर्ता। ठीक है मित्रों, आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।